तो बेटा वैलिडिटी क्या होती है और ये रिसर्च में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो अगर मैं सिंपल वैलिडिटी के बारे में आपसे बात करूं कि एक्चुअल में इसकी सिंपल मीनिंग क्या होती है, तो बेटा वैलिडिटी एक मैं अपने भाषा में समझा देता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो अगर सपोज करो बेटा मैंने कोई टूल बनाया है मेरे रिसर्च के लिए, सपोज करो मुझे स्ट्रेस चेक करना है। क्या चेक करना है मुझे? स्ट्रेस। और मैंने स्ट्रेस को चेक करने के लिए बेटा मैंने क्या बनाया है? टूल बना लिया। हाँ, अब मुझे इस टूल को चेक तो करना पड़ेगा ना, क्या वास्तव में, क्या रियलिटी के अंदर ये स्ट्रेस को चेक कर भी रहा है या नहीं चेक कर रहा है। अगर जो टूल मैंने बनाया है वो ही स्ट्रेस को ही चेक कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा टूल वैलिड है। पर अगर वो जो टूल है बच्चे, वो टूल स्ट्रेस की जगह अगर वो चेक करने लग जाए बच्चे किसको? एंजाइटी को, तो आपने कहा एक ही बात है, एक बात नहीं है। एंजाइटी इज डिफरेंट थिंग, स्ट्रेस इज डिफरेंट थिंग। सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर वो टूल स्ट्रेस की जगह एंजाइटी चेक कर रहा है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं बच्चे? सेम होते हैं। अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो अगर ये टूल स्ट्रेस की जगह एंजाइटी चेक करेगा तो क्या ये टूल वैलिड है? नहीं, ये टूल वैलिड नहीं है। टूल वैलिड तभी होता जब वो कोई टूल वही चीज बनाता जिसके लिए उसे बनाया गया है। और मैंने टूल बनाया था क्या चेक करने के लिए? स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस को चेक नहीं कर रहा तो मैं ये कहूंगा ये टूल वैलिड नहीं है, और अगर वो स्ट्रेस को चेक कर रहा है तो मैं कहूंगा टूल वैलिड है। तो वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी है किसी भी टूल को अप्लाई करने से पहले। अगर आप किसी को रिसर्च में डायरेक्ट डाल दोगे टूल को बिना कराए वैलिडेट, तो बेटा रिजल्ट गलत आएगा। तो इसलिए टूल को मेन स्टडी में शामिल करने से पहले आप एक बार जरूर चेक करेंगे। आपने का क्या चेक करना है? वैलिडिटी। और बेटा वैलिडिटी चेक करना है तो आपको किससे करानी पड़ेगी वैलिडिटी? वैलिडिटी शुड बी डन बाय सम एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट ही है जो क्या चेक कर सकता है? वैलिडिटी को। तभी तो कहते हैं, याद है आपने एमएससी के टाइम पर अपने टूल भेजे होंगे एक्सपर्ट के पास, क्या चेक करने के लिए? सर कोई करेक्शन तो नहीं है। कोई करेक्शन है वो चेक करते हैं, उसके बाद आपको वापस भेज देते हैं। तो आप जो करवा रहे हो उनसे, अपने जो सीनियर टीचर से करवा रहे हो बेटा, वो क्या करवा रहे हो? वैलिडिटी करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? वैलिडिटी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहूं कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी, तो एक बार मैं वापस बोल देता हूं। वैलिडिटी का मतलब होता है कोई टूल वही चीज चेक करे जिसके लिए बनाया है, उसे कहते हैं वैलिड होना। तो इट इज द डिग्री टू विच, इट इज ए डिग्री टू which an instrument measures, an instrument measures, instrument measure what it is supposed, what it is supposed to be measured। सपोज टू बी मीजर, ये है बेटा क्या इसकी डेफिनेशन। आपने कहा सर ये क्या है, दोबारा बताना। इट इज ए डिग्री ऑफ विच एन इंस्ट्रूमेंट मीजर, इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? मीजर कर रहा है व्हाट इज सपोज टू मीजर, जो कि सपोज करके मैंने टूल बनाया था, जो सोचकर मैंने टूल बनाया था, अगर वो टूल वही चीज चेक करता है इसका मतलब टूल वैलिड है, और उसके अलावा कुछ और चेक कर लेता है तो बेटा वो टूल वैलिड नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वन बाई वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो बेटा हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स है। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके एमएससी के एंट्रेंस में, एमएससी की थ्योरी क्लासेस में, और आपके जो नॉर्सेट एंट्रेंस में काम आ सकते हैं। मैं उन टाइप्स के बारे में आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो आपने कहा सबसे पहला टाइप बताइए सर, तो सबसे पहला टाइप है फेस वैलिडिटी। कौन सा बेटा? फेस वैलिडिटी।
नाम से ही पता चल गया कि फेस वैलिडिटी क्या होती है। आपने कहा रेफर्स टू वेदर द इंस्ट्रूमेंट अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट टू बी मेजरिंग इज एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्ट। फेस वैल्यू इज अपीयर फॉर द गुड प्रोजेक्ट। फेस मतलब क्या है? किसी भी टूल को देखकर ही पता चल जाए कि ये टूल, किसी भी टूल को देखकर यह पता पड़ जाए कि यह टूल वो काम कर सकता है जिसके लिए इसको बनाया है, देखकर ही आइडिया लग जाए। आपने का फेस देखकर आपको यह बताना क्या ये टूल वैलिड है या नहीं है। फेस का मतलब टूल के फेस नहीं होते, टूल का फेस का मतलब बिना इसका एनालिसिस करे, बिना प्रॉपर इसका एनालिसिस करे आपको देख के पता चल जाए कि ये टूल ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसे उस टूल की फेस वैलिडिटी चेक करना कहते हैं। तो आपने कहा फेस वैलिडिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर। अब जैसे कि अमिताभ बच्चन किसी चीज का ऐड करता है, किसी सीमेंट का ऐड करता है, तो आप उस सीमेंट को नहीं, उस अमिताभ बच्चन को देख रहे हो कि अमिताभ बच्चन उस सीमेंट की फेस वैल्यू है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप ये देखते हो कि जब ये आदमी इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और ये आदमी कभी गलत चीजों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, तो ये सीमेंट भी ठीक ही होगा। आपने फेस वैल्यू देखकर यह बता दिया कि टूल वैलिड है या टूल वैलिड नहीं है। इस प्रकार की वैलिडिटी को बच्चे टूल वैलिडिटी, कौन क्या कहते हैं इसको? फेस वैलिडिटी कहते हैं। किसकी? टूल की। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो एक बात आप समझना, दो तरह के लोग, आपने कहा फेस वैल्यू से देखना है। क्या देखना है बच्चे आपको? फेस वैल्यू डिसाइड validity of tool, वैलिडिटी ऑफ टूल। फेस वैल्यू डिसाइड करती है कि टूल की वैलिडिटी क्या होगी। आपने कहा ठीक है, ये बताओ सर, अगर मैं डिसाइड करने को बोलूं तो दो तरह के लोग डिसाइड कर सकते हैं फेस वैल्यू। मैंने कहा कौन? एक तो लेमैन पर्सन, ले मतलब कि जो आम आदमी है, ले पर्सन आपने कहा, और एक होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। तो आप सर ये बताइए मुझे कि जो ले पर्सन है वो भी इसको चेक कर सकता है? हाँ, ये भी चेक कर सकता है। पर अगर कोई ले पर्सन किसी टूल को देखकर ये बताए कि ये वैलिड है या नहीं है फेस वैल्यू के बेस पर, तो फिर तो बेटा वो वीकेस्ट फॉर्म हुई। क्या? वैलिडिटी। सबसे कमजोर टाइप की वैलिडिटी हुई अगर लेमैन उसको देखकर ही बता दे। हाँ, एक्सपर्ट भी बता सकता है कि ये टूल इस लायक है या नहीं है, बट एक्सपर्ट का मतलब है वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है और वो उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो देखकर कह दे अरे ये टूल सही नहीं बैठेगा, हटाओ इसको, क्योंकि उसने एक बार में देखकर बता दिया कि ये टूल वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर एक्सपर्ट फेस वैलिडिटी दे रहा है तो बेटा हाईएस्ट है, और अगर ले पर्सन दे रहा है फेस वैलिडिटी गारंटी तो बेटा वो वीकेस्ट है। तो फेस वैलिडिटी इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी फॉर ले पर्सन। एक ले पर्सन के लिए सबसे वीकेस्ट फॉर्म होती है किसकी? वैलिडिटी की। कौन सी बच्चे? फेस वैलिडिटी। तो ये लाइन भी आप लिख लीजिए स्टार बना के। फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी इज द वीकेस्ट, फेस वैलिडिटी इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ validity, weakest form of validity for lay person। ले पर्सन के लिए सबसे वीकेस्ट होती है कौन सी बच्चे? फेस वैलिडिटी। अगर वो एक्सपर्ट बता देता है तो। आपने कहा ठीक है, अगर यही काम कोई एक्सपर्ट करता तो फिर बेटा वो क्या हो जाता? फिर वो हो जाता हाईएस्ट। तो एक इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समझो। एक रिसर्चर एक वर्क करना चाहता है और रिसर्चर करना चाहता है इस बात की कि वो कह रहा है कि ड्रिंकिंग मिल्क इज कॉज ऑफ कोलोन कैंसर। वो रिसर्चर एक स्टडी कर रहा है कि एक जो ड्रिंकिंग मिल्क है उसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट इज द कोलोन कैंसर। तो आपने कहा ओके,
तो उसने क्या क्या कहा बेटा, क्या सेंटेंस बोला है कि ड्रिंकिंग मिल्क इज कॉज ऑफ कॉलोन कैंसर। तो उसने टूल भी इसी बेस पर बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये टूल गया एक बायोकेमिस्ट के पास। किसके पास गया? बायोकेमिस्ट ने पढ़ा टाइटल और बोला गलत है टूल, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो जानता है मिल्क की वजह से कभी भी कैंसर नहीं होता कॉलोन का। वो केमिस्ट, बायोकेमिस्ट है, वो एक्सपर्ट है इन चीजों के बारे में। अगर एक सामान्य आदमी भी कह देगा अरे ऐसा नहीं होता कि दूध पीने से कैंसर होता है क्या, एक ले पर्सन इस बात को बोले तो वीकेस्ट फॉर्म है। पर एक्सपर्ट बोले कि नहीं दूध पीने से कोई कैंसर नहीं होता, तो इसका मतलब बेटा वो जो कह रहा है वो तो वैलिड कह रहा है और वो हाईएस्ट है फिर। तो ध्यान से सुनना बच्चे कि जो अगर एक्सपर्ट फेस वैल्यू दे दे तो हाईएस्ट वैलिडिटी होती है, और ले पर्सन जो वैलिडिटी देता है फेस की वो लोएस्ट होती है। समझ में आया? तो आपने कहा ये बात। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही ये टूल किसके पास गया? बायोकेमिस्ट के पास। किसके पास बेटा? बायोकेमिस्ट के पास गया। उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट टूल। उसने टूल को देखते ही रिजेक्ट कर दिया, हा या ना? कब कर दिया? व्हेन रिजेक्ट द टूल व्हेन फेस ऑफ पेपर अपीयर। जैसे ही उसके सामने वो पेपर आया उसने क्या कह दिया? हटाओ, ये तो गलत है। देखकर ही बता दिया। क्या वो इसके लिए क्वालिफाइड है? बिल्कुल वो क्वालिफाइड है। माना उसने फेस वैल्यू को देखकर बोला, माना उसने फेस वैल्यू को देखकर बोला कि दूध से कैंसर नहीं होता, पर उसके पास इतना क्वालिफिकेशन है कि वो प्रूव भी कर सकता है कि दूध पीने से कैंसर नहीं होता। वो इसे प्रूव भी कर सकता है और वो उसके बारे में फेस वैल्यू भी दे सकता है। तो फेस वैल्यू वीकर किसके लिए? ले पर्सन के लिए। और स्ट्रॉन्गर किसके लिए? एक्सपर्ट के लिए। समझ में आए? तो क्वालिफाइड है, इसलिए ये बेटा क्या देगा? स्ट्रॉन्गर फेस वैलिडिटी। क्या देगा? स्ट्रॉन्गर फेस वैलिडिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतना तो हमारे अंदर भी कॉमन सेंस है कि हम भी देखकर बता देते हैं कि ये टूल वास्तव में सही काम करेगा या नहीं करेगा। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने कहा बताओ सर। मैंने आपको एक काम दिया सब बच्चों को कि आप ना एक रेक्टल थर्मामीटर बना के लाओ। क्या बना के लाओ? रेक्टल थर्मामीटर बना के लाओ। पहले बन चुके हैं, बहुत लोगों ने बनाए। आप एक बना के लाओ, मुझे चेक करना है। और मैं ये 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। 2 दिन के बाद सब लोग अपना अपना रेक्टल थर्मामीटर लेके आ गए। एक लास्ट वाला आदमी बच्चा था, गोपेश से को मैंने बोला बेटा आप ले आए? तो गोपेश ने कहा कि सर आ रहा है ऑटो में। ऑटो में आ रहा है क्या? सर रेक्टल थर्मामीटर बनाया था ना आपने, ऑटो में आ रहा है। इतना कितना बड़ा बनाया भाई? देखा तो इतना बड़ा रेक्टल थर्मामीटर ले आया। अब इसका क्या करूं मैं? पता है ना रेक्टल थर्मामीटर कहां इंसर्ट किया जाता है? ये जो मिसाइल बना के ले आया है, इस मिसाइल को मैं लगाऊंगा कहां? तो मैं उसको देखकर ही कह दूंगा ये वैलिड नहीं है, क्योंकि रेक्टल थर्मामीटर जहां इंसर्ट किया जाता है वहां इतने बड़ी मिसाइल का कोई काम है ही नहीं बच्चे। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? एग्जाम्पल समझो। तो मुझे उसको चेक करने की जरूरत अब नहीं है कि मैं चेक करूं कि वास्तव में टेम्परेचर ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसके तीनों पार्ट हैं या नहीं, इसका बल्ब कैसा है। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। साइज देखकर मैंने कह दिया ये नहीं फिट बैठेगा भाई। जो मैंने इमीडिएट कर दी वो कौन सी वैलिडिटी थी? फेस वैलिडिटी। मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं कह रहा हूं, तो मैंने जो किया है। अब मेरा क्या, एक रिक्शे वाले को पूछो वो कहेगा सर ये रेक्टल थर्मामीटर है, वो कह देगा नहीं लग रहा मेरे को। तो जो रिक्शा वाला बता रहा है उस बात को, वो तो हो गई वीकेस्ट फॉर्म, और जो मैं कह रहा हूं मैं एक्सपर्ट हूं, तो वो कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्गर फॉर्म। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा बच्चे। ठीक है, हम बात कर रहे बेटा किसके बारे में? फेस वैलिडिटी के बारे में। क्लियर? आफ्टर द फेस वैलिडिटी द सेकंड वी डिस्कसिंग अबाउट कंटेंट वैलिडिटी। कौन सा बच्चे? कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी।
कंटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंटेंट का मतलब आपने एक टूल बनाया है, मैंने बनाया सर। टूल बनाने में आपने कहा सर मैंने क्वेश्चनर्स बनाए हैं। चलो मैं नाम बता देता हूं, आपको बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले ये कौन करता है? इट इज ओनली डन बाय एक्सपर्ट। इसे ले पर्सन नहीं कर सकता। फेस वैलिडिटी को ले पर्सन भी कर सकता है, पर इसको ले पर्सन नहीं कर सकता। इसे ओनली कौन करेगा? ओनली बाय एक्सपर्ट एंड डू नॉट बाय। इसे कौन नहीं कर सकता? डू नॉट बाय ले पर्सन। इसे सामान्य आदमी नहीं कर सकता। आपने कहा सर मैंने क्या बनाया? मैंने टूल बनाया है। आपने टूल में क्या बनाया है सर? मैंने क्वेश्चनर्स बनाए हैं। क्या बनाए आपने? क्वेश्चनर्स। कितने क्वेश्चनर बनाए हैं सर? मैंने कहा 30 आइटम बनाए मैंने। आइटम मतलब क्वेश्चन। क्या चेक करना है सर आपको? मुझे नॉलेज चेक करनी है। किसके बारे में? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। देखो एग्जाम्पल इज एवरीथिंग। आप एग्जाम्पल को पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नॉलेज चेक करनी थी किसके बारे में? टीबी के बारे में। तो मैंने क्या बनाया है? क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन लिए? 30। ये मेरा क्या है? टूल। और मुझे क्या करवानी है? इसकी वैलिडिटी। क्या करानी बेटा? वैलिडिटी। तो बेटा वैलिडिटी के अंदर मैं क्या चेक करूंगा? ऑल 30 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को चेक करूंगा और हर क्वेश्चन को चेक करने के बाद बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, कौन सा क्वेश्चन फिट नहीं बैठता। किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस की नॉलेज के लिए। और जब मैं उसमें करेक्शन बता दूंगा, उस करेक्शन के बाद वो जो बच्चा मेरे पास टूल लेके आया था वो उनको चेंज करेगा। चेंज करने के बाद दोबारा मुझे दिखाएगा, मैं दोबारा देखूंगा, मैं कहूंगा अब ये ठीक है। तो बेटा मैंने जो पढ़कर मैंने एक एक आइटम को चेक करके, आइटम वो वाला आइटम जो सब समझ रहे हो, आइटम मतलब क्वेश्चंस। तो मैंने एक एक क्वेश्चन को चेक करके मैंने उसको जो दिया है वापस करके, जो मैंने करके उसको दी है बेटा, वो मैंने क्या करके दी है? कंटेंट वैलिडिटी। इसमें मैंने हर एक आइटम को एनालिसिस किया है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो एक्सपर्ट जजमेंट का यूज किया जाता है किसके लिए बच्चे? कंटेंट वैलिडिटी का। तो आपको मैं लिख देता हूं, यूज expert judgment for content validity। कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है बेटा, कंटेंट वैलिडिटी के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं? हम लेते हैं एक्सपर्ट का जजमेंट काम में लेते हैं। आपने कहा सर इसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए। अब तो आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, समझो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है किसी का, अगर मुझे किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो मुझे ये बताया है कि हेड टू फुट एग्जामिनेशन किया जाता है और हेड में ये चीज देखनी है, फेस में ये देखना है, चेस्ट में ये चीज देखनी है। ये सब मुझे बताया जाता है किसके अंदर कि ये चीज आपको देखनी है और मुझे वही चीजें मिल जाती हैं। एक बात समझना, देखो बहुत बेसिक है। आप अगर आप लॉजिक समझ गए ना तो बहुत इजीली आपको याद करने का हो जाएगा। अगर मुझे क्या करना सिखाया है किसी ने? मुझे किसी ने सिखाया है फिजिकल एग्जामिनेशन करना। मुझे किसी ने क्या करना सिखाया है? फिजिकल एग्जाम। तो बेटा मैं जब भी मैं क्या करूंगा? वेन एवर आई डू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनीवन, आई कैन यूज knowledge of my physical examination lecture। जो मुझे किसी ने सिखाया था, क्या बेटा? फिजिकल एग्जामिनेशन पर कैसे लिया जाता है। तो अगर मैं कभी किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा तो मैं उस नॉलेज को यूज करूंगा, मैं उस नॉलेज को यूज करूंगा और वो मेरे काम भी आएगी। क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट लिए, मैंने वही पॉइंट लिए जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, हेड टू फुट के अंदर। यानी एवरी आइटम ऑफ माय नॉलेज regarding physical examination is use। वो यूज होना है, पर ऐसा हर जगह नहीं होता।
सपोज करो मुझे फिजिक्स पढ़ाया था, 11th में आपको भी पढ़ाया होगा, मुझे भी पढ़ाया था, 12th में भी था फिजिक्स। फिजिक्स में मुझे वो बताया था कि पलायन वेग जो होता है वो इतना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे निकालते हैं। फिर मुझे बताया था कि जब रोड बनती है तो उसमें उसको साइड से उठा देते हैं। अब ये बताइए मुझे, पलायन वेग का मेरे यूज जीवन में क्या यूज हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी यूज नहीं है। क्या आपको जितना फिजिक्स पढ़ाया क्या उतना सब आपको यूज में आ रहा है? नहीं आ रहा। पर जितना आपको फिजिकल एग्जामिनेशन लेना पड़ाया उतना सब काम में आ रहा है? काम में आ रहा है। पर जितना मैंने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, वो मेरे काम आ रहा है? नहीं काम आ रहा है। कंटेन वैलिडिटी, आपने कहा इसका मतलब क्या है? दिस मैचिंग बिटवीन टेस्ट क्वेश्चन एंड द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन आर सपोज टू मीजर। आप इसमें क्या मीजर करते हो? आप इसमें मैच करते हो किस किस के बीच में? टेस्ट के क्वेश्चंस के बीच में। क्या आपने कितने क्वेश्चन बनाए? 30। एंड द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन आर सपोज टू मीजर, और मतलब आप क्या चेक करना चाहते हो। अगर मैं फिजिकल एग्जाम में चेक करना चाहता हूं तो ये 30 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये मेरे सारे काम आ रहे हैं। पर मेरे और सब्जेक्ट की नॉलेज इसमें ज्यादा काम नहीं आती, जैसे फिजिक्स में मेरे नहीं काम आती। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, कंटेन वैलिडिटी, अब इसका सार समझ लीजिए, जितना भी याद रहेगा तो बहुत है। कंटेन वैलिडिटी एक्सपर्ट देते हैं, पहला पॉइंट। कंटेन वैलिडिटी में पूरे टूल के हर आइटम को चेक किया जाता है और उस आइटम के बारे में जजमेंट दिया जाता है। ये बेटा कहलाती है क्या? कंटेन वैलिडिटी। 3 पॉइंट याद रखो, मोर देन एनफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है, ये हो गया बच्चे कौन सा? कंटेन वैलिडिटी। आफ्टर कंटेन वैलिडिटी बेटा और कौन सा है? ध्यान सुनना, थर्ड वन है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। कौन सा बेटा? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, नंबर थर्ड। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, समझा? दिस वैलिडिटी इज ए रिलेशनशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट with some other external tool, including both in the predictive way and the concurrent way। मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें जो आपने टूल बनाया है उस टूल को किसी दूसरे टूल के साथ कंपेयर करके चेक कर रहे हो। Criterion related validity. This validity is a relationship of instrument with some other external tool। उन दोनों के बीच में, अगर सपोज करो मैंने कोई टूल बनाया है एंजाइटी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? एंजाइटी। पहले से भी टूल बने हुए हैं एंजाइटी चेक करने के लिए, तो मैं अपने टूल को उनसे कंपेयर करके चेक कर रहा हूं। तो बेटा इस प्रकार की वैलिडिटी क्या कहलाती है? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। जो क्राइटेरिया है एंजाइटी चेक करने का, उससे मेरा टूल कितना रिलेशन रख रहा है, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे टूल के हिसाब से निकल रही एंजाइटी है और उसके हिसाब से निकल रही एंजाइटी नहीं है, तो फिर मैं कह रहा हूं मेरा टूल वैलिड नहीं है, क्योंकि वो टूल तो वैलिड है। वो अगर कह रहा है कि एंजाइटी नहीं है तो फिर एंजाइटी नहीं होगी। आपका टूल कह रहा है कि इसको एंजाइटी है, तो फिर आपका टूल गलत हो सकता है, आप इसे दोबारा बनाओ, क्योंकि आपका टूल वैलिड नहीं होगा। फिर समझ में आ रहा है? तो दिस वैलिडिटी इज ए रिलेशनशिप, तो लिख ले बच्चे, दिस वैलिडिटी इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट with external tool। इंस्ट्रूमेंट विद सम एक्सटर्नल टूल के साथ आप जो चेक कर रहे हो रिलेशनशिप बेटा अपने टूल की, वो क्या कहलाती है? वैलिडिटी। कौन सी? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसके बेटा दो टाइप बता रहे हैं। कौन कौन से टाइप बता रहे हैं? इसके दो टाइप हैं, देखो। पहला टाइप है बेटा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और दूसरा है कंकरेंट वैलिडिटी। कौन कौन सा? इसके दो टाइप हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी।
प्रेडिक्ट वैलिडिटी बेटा और कंकरेंट। तो ये हो गया इसका ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कौन सी, प्रिडिक्ट वैलिडिटी की। कौन सा, प्रिडिक्ट वैलिडिटी। Predict validity. It is a measure of how well it tests predictability. It involve, इसके अंदर इन्वॉल्व करता है टेस्टिंग इन ए ग्रुप फॉर ए सर्टेन कंस्ट्रक्ट एंड देन कंपेयरिंग देम विद द रिजल्ट ऑब्टेन सेम पॉइंट इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं बहुत आसान है। आपने देखो एग्जाम्पल एवरीथिंग, नीट का नाम सुना है? मैंने कहा सुना है सर, नीट का एग्जाम होता है। आपने कहा ठीक है। नीट का एग्जाम किसके लिए होता है सर? एमबीबीएस के लिए होता है। ठीक, एमबीबीएस के बाद क्या बनते हैं सर? डॉक्टर बन जाते हैं। ये आपको पता है? अच्छा, तो नीट का क्या करवा रहे हो आप? एग्जाम। ठीक, एग्जाम में क्या आते हैं सर? सुनना बेटा, एमसीक्यू। क्या आते हैं? एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू कितने होते हैं सर? जितने भी 200 जितने भी होते हैं एमसीक्यू होते हैं। वो एमसीक्यू ऐसे बने होते हैं कि आप वो रियल ये पता लगाओ कि क्या ये बच्चा फ्यूचर में अच्छा क्या बनेगा, और डॉक्टर। अगर आपने पेपर बना रहे हो नीट का, तो पेपर ऐसा बनाना, वो ऐसी वैलिडिटी होनी चाहिए कि इसको वही बच्चा पास कर सके जो फ्यूचर में, जिसमें अच्छा डॉक्टर बनने की कैपेसिटी या क्षमता हो। आज का टेस्ट लेकर आपने 5 साल तक के बाद तक का बता दिया कि ये बच्चा अगर नीट क्लियर करेगा, इस टूल को क्लियर कर लेगा, तो भविष्य में जाकर अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, भविष्य में जाकर प्रिडिक्टिव। और ये आपने इस नीट के एग्जाम के एमसीक्यू की क्या की? पहले वैलिडिटी क्या की? और वैलिडिटी करके बताया कि क्या ये वास्तव में ऐसा टेस्ट पेपर है जिसको वही एग्जाम क्लियर कर पाएगा जिसमें अच्छा डॉक्टर बनने की क्षमता होगी। तो यानी इसने फ्यूचर डिसाइड कर दिया, इसने फ्यूचर डिसाइड कर दिया। और किसने? नीट के एग्जाम के एमसीक्यू ने, कि अगर ये क्लियर कर लिया तो फिर तो आप अच्छे डॉक्टर बन ही जाओगे। ये वैलिड करके दे रहा हूं मैं, ये मेरा कन्फर्म है कि ये वही एमसीक्यू है जिसको वही एग्जाम दे, वही क्लियर कर पाएगा जिसमें अच्छा डॉक्टर बनने की कैपेसिटी होगी। इसका मतलब ये कौन सी वैलिडिटी है? प्रेडिक्ट वैलिडिटी। समझ में आया बेटा क्या होती है प्रेडिक्ट वैलिडिटी? आपने कहा ठीक है। अब आपने कहा इसके बाद सेकंड है बी, कंकरेंट वैलिडिटी। बेटा कौन सा? कंकरेंट वैलिडिटी। तो कंकरेंट क्या होता है वो देखते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी, बेटा कंकरेंट वैलिडिटी में फर्क क्या होता है प्रेडिक्ट में? तो कंकरेंट भी क्राइटेरियन रिलेटेड है, क्लियर है? बट इसके अंदर क्या कर, सुनना, लिख लो पूरा, कंकरेंट वैलिडिटी। इसके अंदर हम क्या करते हैं वो सुनो। मेजर द टेस्ट अगेंस्ट ए बेंचमार्क टेस्ट एंड हाई कोरिलेशन इंडिकेट द टेस्ट हैज स्ट्रॉन्ग क्राइटेरियन या कंकरेंट वैलिडिटी। क्लियर बच्चे? तो मेजर द टेस्ट अगेंस्ट ए बेंचमार्क टेस्ट। तो इसे आप लाइन को लिखना जरूर, मेजर ए टेस्ट अगेंस्ट ए बेंचमार्क टेस्ट। मेजर ए टेस्ट अगेंस्ट ए बेंचमार्क टेस्ट। हाई कोरिलेशन, अगर दोनों के बीच में क्या है? हाई कोरिलेशन, इसका मतलब हाई वैलिडिटी। कौन सी वैलिडिटी? क्राइटेरियन रिलेटेड। और क्राइटेरियन में भी कौन सी बेटा?
आंसर है कंकरेंट। आपने कहा ये मीजर, तो बात है बेटा, मीजर द टेस्ट अगेंस्ट ए बेंचमार्क टेस्ट, हाई कोरिलेशन, हाई वैलिडिटी, हाई क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्लियर है? अब मैं समझाता हूं इसका मतलब। एग्जांपल देखिए, आपने बेटा एक टूल बनाया, ये है मेरा टूल। क्या चेक करने के लिए? ये चेक करने के लिए कि बच्चा पैदा होने के बाद सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। ये चेक करने के लिए सर्वाइवल के चांस कितने हैं। तो आपने कहा टूल क्या बना रहे हो सर आप? मैं टूल बना रहा हूं टू चेक चांस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर बर्थ। अच्छा, इससे मिलता जुलता है अपगार स्कोर। हाँ, सही कहा सर आपने। तो ये भी तो टूल है। हाँ, ये भी टूल है, चेक ही तो करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है अपगार स्कोर एक बहुत शानदार टूल है, बेंचमार्क टेस्ट एक तरीके से, कि सबसे पहले उस सारी दुनिया में काम आता है अपगार स्कोर। बच्चा पैदा होते ही करते हैं 2 बार अपगार टेस्ट करते हैं ना बच्चे। गुड। तो अपगार तो बेंचमार्क हो गया। हाँ, आपने कहा बेंचमार्क तो हो गया, मतलब इससे अच्छा और क्या टेस्ट मिलेगा इस कैटेगरी के अंदर? तो आपने कहा ठीक है, बेंचमार्क हो गया, मान लिया। सेम चाइल्ड, बच्चा कौन सा लेना? सेम। आपने अपगार स्कोर से चेक किया तो बेटा उसकी वैल्यू आई 6। क्लियर है? इसका मतलब है मॉडरेट प्रॉब्लम। अरे हाँ या ना? इसका मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा, इज एनफ। मैंने अपगार स्कोर से उस बच्चे को चेक किया तो मुझे पता पड़ा उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, पर उतना काफी है। जब मैं अपने से चेक कर रहा हूं और मेरे से चेक करके भी यही निकल के आ रहा है कि मॉडरेट चांस सर्वाइव के, मॉडरेट चांस टू सर्वाइव, और नीड ऑक्सीजन, और उसे क्या देनी पड़ेगी? ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों टूल जो है बेटा, दोनों टूल की क्या रिजल्ट आ रहे हैं? सेम। सेम का मतलब हाई कोरिलेशन। इसका मतलब मेरा टूल क्या है? वैलिड। अरे जो अपगार स्कोर को टक्कर दे दे, उसके जैसा रिजल्ट दे दे, तो वो तो वैलिड ही होगा ना। अब अगर ऐसा ना होता तो, अगर अपगार कहता कि मॉडरेट है और इसमें क्या लगेगी? ऑक्सीजन, और मेरे अकॉर्डिंग आता इट सीवियर कंडीशन नीड सीपीआर, फिर तो गलत है। या तो अपगार गलत है या मेरा टूल गलत है। अपगार गलत हो नहीं सकता क्योंकि बेंचमार्क टेस्ट है, तो बेटा मेरा ही गलत है। फिर दोबारा बनाओ टूल। इसे कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। आई होप आपको समझ में इतना आ रहा होगा। तो बेटा हमने कौन कौन सी पढ़ी? अभी 3 पढ़ी है हमने। आपने कहा ओके, नेक्स्ट कौन सी है वो देखते हैं। फोर्थ वैलिडिटी बेटा इंटरनल वैलिडिटी। कौन सी है? इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इट इज द एक्सटेंड टू विच, मैं पहले एक बार बता देता हूं डेफिनेशन, फिर मैं समझाऊंगा। इट इज एक्सटेंड टू विच यू आर एबल टू से दैट नो अदर वेरिएबल एक्सेप्ट वन यू आर स्टडिंग कॉज द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है बेटा? 2 वेरिएबल सबको पता है क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सबको पता है, ठीक है। 2 वेरिएबल की बात करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जिनको नहीं पता वो मेरी पुरानी क्लास देखना, समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है बेटा कॉज, और डिपेंडेंट का मतलब होता है इफेक्ट। इसका असर इस पर आता है, ये होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? आप चेक करना चाहते हो इसके रिजल्ट
इसके चेंजेस का रिजल्ट इस पर क्या आ रहा है। आप क्या चेक करना चाहते हो, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर देखना चाहता हूं। कौन से वेरिएबल के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है सर, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर देखना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अगर ये कन्फर्म हो कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट डालेगा, तो बेटा ये हुई हाई इंटरनल वैलिडिटी। और अगर ये ऐसा लग गया कि इसके अलावा कोई और भी है, इसके अलावा कोई और भी है जो असर डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो बेटा फिर ये कहलाएगा लो इंटरनल वैलिडिटी। तो ये कंफर्म हो जाए और ये आप ऐसे कर पाओ कि सिर्फ इंडिपेंडेंट ही असर डाले किसके ऊपर, डिपेंडेंट के ऊपर, तो हाई इंटरनल वैलिडिटी है। और अगर इंडिपेंडेंट के अलावा कोई दूसरा और असर डाल रहा है, इंडिपेंडेंट तो डाल ही रहा है, इंडिपेंडेंट के अलावा कोई और भी असर डाल रहा है, तो बेटा वो कहलाएगा लो इंटरनल वैलिडिटी। इसी को चेक करना कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। किसको चेक करना, आपने कहा ठीक है बता देता हूं, सुनो। टू चेक दैट ओनली independent variable can cause effect of dependent variable। अगर ऐसा हो जाए कि ओनली क्या बच्चे, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट डाले किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो बेटा इसका मतलब क्या लिखोगे आप, इसका मतलब है हाई इंटरनल वैलिडिटी। क्या लिखो बेटा, हाई इंटरनल वैलिडिटी। बात समझ में आई, आपने कहा ठीक है सर। अगर उल्टा हो जाता तो मतलब कि इंडिपेंडेंट के अलावा कोई और भी असर डालता, तो बेटा ये क्या कहलाती, लो। इंटरनल वैलिडिटी इज द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ वैलिडिटी, सबसे ज्यादा जरूरी, बिकॉज इट कंसर्न द लॉजिक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। तो आप ये लाइन भी लिख लो कि इंटरनल वैलिडिटी is most fundamental type of validity because it concerns about a relationship between independent variable and डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के संबंध का ही तो अपने क्या कहलाता है, हाई इंटरनल वैलिडिटी। क्लियर है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये लगे कि ये वास्तव में जो बातें हो रही हैं वो वास्तव में पॉसिबल है या नहीं। तो एक बार इंटरनल वैलिडिटी का एग्जांपल क्या होता है वो देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दो चीज में देखना है रिलेशनशिप, किस किस में, सैलरी और हार्डवर्क, इनमें आपको क्या चेक करना है बच्चे, रिलेशनशिप। आप भी अच्छे से जानते हो जितनी ज्यादा सैलरी होती है उतना ही आदमी हार्ड वर्क करने की कोशिश करता है। तो सैलरी क्या हो गया, कॉज किसका, हार्ड वर्क का। तो हार्ड वर्क क्या हो गया, इफेक्ट। तो सैलरी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हार्ड वर्क क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, गुड। जितनी सैलरी बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ जाएगा, हार्ड वर्क। तो संबंध तो है, सैलरी बढ़ रही है तो हार्ड वर्क भी बढ़ रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है इस हार्ड वर्क का रीजन कुछ और भी हो सकता है। ये सैलरी तो हुई होगी
और भी रीजन है, और भी रीजन है। आपने का अदर रीजन, अदर रीजन कौन कौन से हो गए बच्चे? अदर रीजन में हो गया मोटिवेशन। आदमी मोटिवेटेड है कि नहीं यार मैं तो काम ज्यादा ही करूंगा, क्योंकि काम करना है, पैसे ले रहा हूं, कम ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो काम ज्यादा ही करके दूंगा, मेरा बेस्ट दूंगा। ऐसे लोग होते हैं कौन से? मोटिवेटेड। तो मोटिवेटेड लोग तो वैसे ही हार्ड वर्क करते हैं, चाहे सैलरी कम मिले चाहे ज्यादा मिले। तो आपने कहा पहला कॉन्स क्या हो सकता है? मोटिवेशन। क्या हो सकता है बच्चे? मोटिवेशन। आपने कहा और कंपटीशन, क्या हो सकता है? कंपटीशन। मतलब कि अगर मेरा कोई दुश्मन है और वो भी सेम काम कर रहा है तो मैं उससे बेटर काम करके दिखाऊंगा, चाहे मेरे को सैलरी फिर 1 रुपया मन, तो कहते हैं ना चाहे फ्री में काम करा लो पर उससे आगे जाना है अपने को, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो सैलरी के अलावा कंपटीशन की फीलिंग भी हार्ड वर्क को बढ़ा देती है। समझ में आया आपने का? और कईयों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, कईयों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो ज्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं, चाहे सैलरी कम मिले चाहे ज्यादा मिले। तो ये बेटा क्या हो गए? अदर कॉसेस। एक्चुअल में मुझे किसका असर देखना था? सैलरी का। किसके ऊपर? हार्डवर्क के ऊपर। पर ये भी असर डाल रहे हैं, चाहे थोड़ा ही डाल रहे सही, तो ये असर डालेंगे। अगर इनका असर आएगा तो बेटा ये नो इंटरनल वैलिडेट, नो इंटरनल वैलिडेट, तो बेटा फिर ये इंटरनल वैलिडेट नहीं होगा अगर ये असर डालेंगे तो। और अगर ये असर नहीं डालेंगे तो टूल क्या होगा? इंटरनल वैलिडेट होगा। अगर एक का संबंध एक से पता पड़े तो बेटा इंटरनल वैलिडेट है। और एक के बढ़ने के रीजन कई सारे हों, कई सारे रीजन हो, तो फिर आप ये मान के चलना कि फिर ये टूल इंटरनल वैलिडेट नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आपने कहा ठीक है सर। अब सर ये बताइए इंटरनल वैलिडिटी को चेक करने का कोई खतरा हो सकता है? हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को बिगाड़ देती हैं। आपने का मतलब कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशनशिप को बदल देती हैं। तो आपने कहा उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। क्लियर बच्चे? और थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी में सबसे पहला आएगा बेटा हिस्ट्री। क्या आएगा? हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री की सुनो। व्हेन सम इवेंट बिसाइड योर स्टडी, आपकी स्टडी भी चल रही है और साथ में कोई इवेंट भी हो गया, अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, तो वो जो इवेंट है बेटा वो आपके नॉलेज, आपके रिजल्ट को असर डालेगा। आपने कहा मैं समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल ही सुनने हैं आपको। आप एग्जाम्पल सुन लो, थ्योरी अपने आप बना दोगे, मेरी गारंटी। सुनो, आप एक स्टडी कर रहे हो, मैंने कहा हाँ सर कर रहा हूं स्टडी, बताइए क्या इसके बारे में। मैंने बच्चों को क्या दी है? प्लान टीचिंग प्रोग्राम, प्लान टीचिंग प्रोग्राम दिया है मैंने। किसके बारे में दे रहे हो सर आप? मैं दे रहा हूं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। किसके बारे में दे रहा हूं? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ सर मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं तभी तो कह रहा हूं टीचिंग प्रोग्राम। आप कुछ दे रहे हो? मैंने कहा तो आपके देने की वजह से नॉलेज आई है? मैंने कहा मैं नॉलेज चेक कर रहा हूं। किसके रिलेटेड? ब्रेस्ट फीडिंग के, और जो आपने पढ़ाई है। क्लियर है? तो जो आप पढ़ा रहे हो वो तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और जो नॉलेज बढ़ी है ब्रेस्ट कैंसर से वो क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो हुआ एक का संबंध एक से। क्लियर है? जब आप स्टडी कर रहे थे तभी क्या हुआ? किसी मूवी की हीरोइन या एक्ट्रेस बोल दो आप, तो को भी क्या हो गया? ब्रेस्ट कैंसर।
तो बोला उससे क्या होगा? होगा बेटा, सुनो। अब महान अभिनेत्री को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो फिर टीवी, न्यूज चैनल सब छोड़कर यही दिखाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे हुआ मैडम को, मैडम को ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कहाँ चलेगा, ब्रेस्ट कैंसर कैसे फैलता है, आओ एक्सपर्ट से बात करें, ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता, आओ एक्सपर्ट से बात करें, ब्रेस्ट कैंसर का क्या इलाज है, आओ एक्सपर्ट से बात करें। यानी एक एक पैनल बैठ जाता है, उस पैनल में एक्सपर्ट आते हैं, डॉक्टर को पकड़ के ले आते हैं कहीं ना कहीं से, जो डॉक्टर फ्री हैं, जिन पे कुछ काम धाम नहीं है, वो आके बैठ जाते हैं, फिर वो अपना ज्ञान देते हैं, तो हमें खूब सारा अथाह सागर मिल जाता है। किसके बारे में? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपको मैंने तो बहुत कम पढ़ाया था, और वो डॉक्टरों की डिबेट सुन सुन के आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया क्या ब्रेस्ट कैंसर। एक्चुअल में मुझे ब्रेस्ट कैंसर की नॉलेज चेक करनी थी, कब? मेरे पढ़ाने के बाद। और अभी जो नॉलेज है उस ब्रेस्ट कैंसर की नॉलेज का रीजन है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ऑन न्यूज चैनल। जो न्यूज चैनल हैं वहां से ग्रुप डिस्कशन हो रहा था। वहां से क्या मिल रही है आपको बेटा? वहां से क्या मिल रही है आपको? नॉलेज। किसकी? ब्रेस्ट कैंसर की। तो अब बताइए, क्या सिर्फ मेरे पढ़ाने से नॉलेज इंप्रूव हुई है? नहीं, अब तो न्यूज देखने से भी नॉलेज इंप्रूव हुई है। तो क्या ये इंटरनल वैलिडेट है? नहीं है, क्योंकि इंटरनल वैलिडेट तब होता जब सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए का नॉलेज में चेक करता। तो बेटा हिस्ट्री पहला थ्रॉट है, पहला थ्रेट है किसका? इंटरनल वैलिडिटी का। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आपने कहा हिस्ट्री हो गया बच्चे। आफ्टर हिस्ट्री की बात क्या बात करते हैं? तो हिस्ट्री के बाद सेकंड है सिलेक्शन बायस। तो आपने कहा हिस्ट्री है, उसके बाद क्या है बेटा? सिलेक्शन बायस। किसका थ्रेट है? इंटरनल वैलिडिटी का। द बायस विच में रिजल्ट नो इक्वल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। Any bias in selecting a group can undetermine internal validity. Clear है? ग्रुप आर नॉट कंपेरेबल एट द बिगिनिंग ऑफ स्टडी। अगर आपने स्टार्टिंग से ही ग्रुप गलत ले लिए हैं, ह्यूज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, मोटिवेशन लेवल, सबका अलग अलग होता है। ठीक है बच्चे? तो आपने अगर गलत सिलेक्शन किया है, मैं बताता हूं, जैसे बहुत एग्जाम बहुत इजी है, मैं दोबारा समझा दूंगा, सुनो। आपसे कहा कि सर है ना, दो ग्रुप, सेक्शन ए में पीडियाट्रिक कोई और पढ़ाता है, सेक्शन बी में पीडियाट्रिक कोई और पढ़ाता है। क्वेश्चन समझना मेरी, पढ़ा दोनों क्या रहे हैं? पीडियाट्रिक। चलो ये मान लो आप कि एक टीचर ग्रुप सेक्शन ए में भी पढ़ा रहा है पीडियाट्रिक, और सेक्शन बी को भी पढ़ा रहा है। सेक्शन ए में वो बच्चे हैं जिनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर बीएससी में मोर देन 80% मार्क्स आए, और ग्रुप सेक्शन बी में वो जिनके 80 से कम मार्क्स आए। मैं दोनों को पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर मैं कोई मुझे ये कह देता और मुझे कोई बाहर से आया ये पूछने के लिए कि आप पीडियाट्रिक कैसी पढ़ाते हो, आप ये बताइए, तो बच्चे, अगर मैं दोनों सेक्शन में पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है सेक्शन बी में तो बच्चे कमजोर हैं, सेक्शन ए के बच्चे अच्छे हैं, तो मैं जानबूझ के कौन से सेक्शन के बच्चे लेके चला गया? सेक्शन ए के, ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे बच्चों से, उन्होंने सबके आंसर दे दिए, सबके आंसर दे दिए, मेरी क्या बढ़ गई? वैलिडिटी। और ये बहुत शानदार टीचर है। शानदार टीचर नहीं है, बच्चे शानदार थे। जिस ग्रुप के बच्चे लेके आया है वो बच्चे बहुत शानदार थे। उन बच्चों ने एक बार पढ़ने से याद उनको हो जाता है, उनकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, उनकी मेंटल स्टेबल ज्यादा है। तो बेटा एक बात सुनो, हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपने सिलेक्शन बायस कर दिया,
और सिलेक्शन बायस कर दिया, तो जितना मुझे अच्छा टीचर समझा गया है एक्चुअल में मैं उतना अच्छा नहीं हूं। क्योंकि अगर अच्छा होता तो ग्रुप बी वाले भी बच्चे अच्छा स्कोर लेके आते। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कोई ये कहता हो टीचर कि मैं इतना बड़ा टीचर हूं, मैंने इतने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया। सिलेक्शन टीचर गाइडेंस देता है और वो गाइडेंस हर बच्चे को मिलता है। फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको इनपुट लेता है और कितना वो अपना आउटपुट निकालता है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो अगर सिलेक्शन बायस होगा तो मैं कभी जज ही नहीं कर पाऊंगा कि ये टीचर बेकार भी पढ़ाता है या ये टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं तो हमेशा उन्हीं को लेके जाऊंगा जो बच्चे अच्छे हैं। तो अगर आपको लेके जाना है तो आप बच्चों को मिक्स करके लेके जाओ। अगर आप रियल में चेक करना चाहते हो वैलिडिटी कि आप कितने अच्छे टीचर हो, 10 बच्चे यहां से लेके जाओ और 10 बच्चे वहां से लेके जाओ, रैंडमली 20 बच्चे लेके जाओ और बोलो इनसे जो पूछना है पूछ लो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा इस प्रकार का सिलेक्शन बायस भी वैलिडिटी का थ्रेट होता है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? आपने कहा ठीक है। ध्यान रहे इस बात का, आपको जो मैं कह रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी सिस्टमिक डिफरेंस, अगर आप दो ग्रुप ले रहे हो जिनमें ऑलरेडी डिफरेंसेस है, तो बच्चे आप जानते हो कमजोर ग्रुप है वो कमजोर रिजल्ट देगा, जो अच्छा ग्रुप है वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो कभी भी आप जब दो ग्रुप ले रहे हो, कंपैरिजन ले रहे हो, तो दोनों ग्रुप ऐसे लेना जो इक्वल हो। ऐसा मत लेना एक ग्रुप बहुत अच्छा ले लिया एक ग्रुप बहुत बेकार ले लिया, ऐसा नहीं होता। दोनों अगर आप कर रहे हो, अगर एक ग्रुप में 20 बच्चे हैं एक ग्रुप में 20, दोनों को मिक्स कर दो और उनमें से फिर आप सफल कर लो, 5 यहां से 5 वहां से, ऐसे कर लो, तो बच्चे आप इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो सिलेक्शन बायस अगर गलत हो जाएगा, सिलेक्शन बायस करोगे तो बेटा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, टूल वैलिड नहीं कहलाएगा। कौन सा टूल नहीं कहलाएगा? आंसर है विच वन इज इंटरनल वैलिडेट नहीं कहलाएगा। तो हमेशा आप क्या लेना, जब भी ग्रुप बनाओ बेटा कंपैरिजन लेना, इक्वल ग्रुप बनाने की कोशिश करना, क्योंकि बायस तब आता है जब ग्रुप इक्वल नहीं होते। क्लियर है? आपने कहा ठीक है सर। और बताइए आफ्टर सिलेक्शन बायस के बाद क्या होगा? सिलेक्शन बायस के बाद बेटा अगला है इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज। इंस्ट्रूमेंट चेंजेस, आपने कहा इंस्ट्रूमेंट चेंजेस, देखो इंस्ट्रूमेंटल चेंजेस। आपने कहा, जैसे मैं बताता हूं, प्री टेस्ट का नाम सुने हो? मैंने कहा सुने हैं सर। प्री टेस्ट के बाद हम क्या देते हैं? इंटरवेंशन, ओके। और उसके बाद हम क्या लेते हैं? पोस्ट टेस्ट। क्या लेते हैं बच्चे? पोस्ट टेस्ट। यही कहानी होती है। मैंने कहा ये होता है, पहले प्री टेस्ट फिर इंटरवेंशन देना हो तो, नहीं तो फिर क्या लेते हैं? पोस्ट टेस्ट। क्लियर बेटा? गुड। आपने प्री टेस्ट में जो टूल लिया उसके 15 दिन बाद क्या होगा? पोस्ट टेस्ट। और 15 दिन में टूल क्या हो गया? खराब। किसी भी रीजन से टूट गया, मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया, थर्मामीटर मान लो गिर गया, स्टेथोस्कोप मान लो टूट गया, कोई बात नहीं। अगर फिर वो टूटा तो मैं क्या ले आया पोस्ट टेस्ट करने के लिए? न्यू टूल। मैंने क्या लिया? मार्केट से नया ले आया? नहीं, गलत है। टूल वही होना चाहिए था जिससे आपने प्री टेस्ट लिया है। हो सकता है उस टूल में कुछ एरर हो, अगर टूल सेम होता तो एरर भी सेम आती, और एरर सेम आती तो कोई वैल्यू नहीं होती। इसमें क्या है कि आप जो पहले टूल यूज कर रहे थे वो एकदम रद्दी था, एकदम बेकार। माना वो खराब हुआ पर उससे पहले वो खराब ही था। उससे आपने क्या निकाल लिया? प्री टेस्ट का स्कोर निकाल लिया। अब आपने पोस्ट टेस्ट में नया टूल यूज किया जो एकदम एक्यूरेट है बेटा। अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। सेम भी क्या आएगा? आप ये मान के चलो कि एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। किसके अंदर? उस टूल के अंदर। तो आपने क्या किया बेटा? प्री टेस्ट जिस टूल से ले रहे हो पोस्ट टेस्ट भी उसी टूल से लेना, नया टूल मत यूज करना। अगर आप नया टूल यूज कर रहे हो इसका मतलब आप वैलिडिटी को खराब कर रहे हो, इंटरनल वैलिडिटी खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बेटा इंस्ट्रूमेंट या टूल बीच में चेंज नहीं होते हैं कभी भी। तो ये लिख लेना, नेवर चेंज।
अगर आपने चेंज कर दिए तो ये माना जाएगा वो टूल वैलिड नहीं है। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। और बताओ सर, मॉरलिटी मतलब मॉर्टेलिटी क्या होती है वो देखते हैं। मृत्यु दर। आपने सर 60 इंडिविजुअल का सैंपल लिया, आपने इनको क्या दिया है सर, प्री टेस्ट, और उनको बोला कम आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद दोबारा आना, और इनमें से 5 इंडिविजुअल की क्या हो गई, मृत्यु। इसका मतलब है अब इसके आपके पास क्या बचे, ओनली 65। 65 का मतलब ओनली कितने बचे बेटा, आपके पास बचे ओनली 55। अगर 55 बचे हैं आपके पास तो आप ये बात मान के चलो बच्चे, जो मैं कह रहा हूं, अगर ये बचे हैं आपके पास 55, तो अब आप इन 5 का क्या करोगे जो मर गए। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि आप इन 5 की जगह किसी और को ऐड करोगे, और किसी और को ऐड करते ही रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो मृत्यु दर भी रिजल्ट को प्रभावित करती है। किसके रिजल्ट को, इंटरनल वैलिडिटी के रिजल्ट को प्रभावित करती है। कौन, मृत्यु दर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपने कहा ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसा कौन सा थ्रेट है जो इंटरनल वैलिडिटी को और प्रभावित करता है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट मैच्योरेशन। कि मैच्योरेशन है वो भी अफेक्ट करता है रिजल्ट को। मैं ये बता रहा हूं रिजल्ट को कौन कौन अफेक्ट करता है। एक्चुअल में ये बात हमारी हो चुकी है कि ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अफेक्ट करना चाहिए बच्चे, किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी किसको, रिजल्ट को। अगर इंडिपेंडेंट के अलावा कोई और करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो टूल इंटरनल वैलिडेट नहीं होता है। क्लियर है? अब ये ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जैसे परमानेंट, जैसे कि मैच्योरेशन। क्या होता है बच्चे, मैच्योरेशन में सब्जेक्ट जब मैच्योर हो जाता है तो उसका बिहेव करने का तरीका बदल जाता है। आप ये जो इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज देख रहे हो बेटा, असर देख रहे हो, वो सैंपल पे देख रहे हो। अगर सैंपल मैच्योर हो जाए, अब सैंपल मैच्योर का मतलब दो तरीके से, या तो परमानेंट मैच्योर हो जाए, सैंपल में क्या आ गए बच्चे, चेंजेस आ गए। चेंजेस का मतलब सैंपल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। अब बेटा चेंजेस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो चेंजेस परमानेंट चेंजेस आए, कौन से आए, परमानेंट, और या फिर चेंजेस कौन से आए, टेम्पररी चेंजेस आए। तो परमानेंट और टेम्पररी चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा परमानेंट चेंजेस में कौन आता है, तो परमानेंट जैसे कि फिजिकल ग्रोथ का हो जाना। फिजिकल ग्रोथ का हो जाना बच्चे क्या कहलाता है, परमानेंट चेंजेस कहलाता है। और टेम्पररी चेंजेस में कौन कौन से आते हैं, लाइक थकावट हो रही है, इलनेस हो रही है, जैसे कि इलनेस। तो सपोज करो जब आपने प्री टेस्ट दिया था, बच्चों से प्री टेस्ट लिया था, तब सपोज करो कि वो लोग है ना मैच्योर नहीं थे। आपने पोस्ट टेस्ट लिया है 8 साल बाद, या आपने लिया है 3 महीने बाद, 3 महीने में वो क्या हो चुका है, सैंपल मैच्योर हो चुका है। तो आपने जो प्री टेस्ट दिया था उसके अलावा इसके पास और बहुत सारी चीजें हैं जो नॉलेज इसको मिल रही है इसमें। तो जो पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसमें आपके जो द्वारा दिया गया इंटरवेंशन है वो तो यूज होगा ही होगा, पर इसके अलावा जो और भी चेंजेस हैं, जैसे कि उसका दिमाग डेवलप हो गया है थोड़ा सा, वो और अच्छे से सोचता है अब, या फिर वो बीमार हो गया, उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो मैच्योरेशन भी आपके रिजल्ट को अफेक्ट करता है, आप जो दे रहे हो उसके अलावा। और आप जो दे रहे हो, आप दे रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलावा अगर कोई और अफेक्ट करता है बच्चे, तो बेटा वो फिर क्या कहलाता है, थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी में बेटा मैच्योरेशन है, और इसके बाद कौन सा है, कन्फाउंडिंग। क्या कहते हैं बच्चे, कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग का मतलब क्या है, कन्फाउंडिंग एरर दैट अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ टू वेरिएबल। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट का असर किस पे देख रहे थे, डिपेंडेंट का। तो व्हेन द इफेक्ट ऑफ टू वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी सेपरेट, जब आप दो
वेरिएबल के इफेक्ट को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही प्रभावित करता है डिपेंडेंट को। अगर इसकी जगह एक इंडिपेंडेंट और हो तो इंडिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट टू, दोनों का असर किस पे आ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और आप ये कहते हो कि एक ही असर डालना चाहिए, किसके ऊपर? डिपेंडेंट के ऊपर। तो एक की जगह दो डाल रहे हैं, और दो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इस डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस कंबाइंड आ रहे हैं। कंबाइंड मतलब दोनों की वजह से आ रहे हैं। कंबाइंड बाय कौन कौन से? इंडिपेंडेंट फर्स्ट और इंडिपेंडेंट सेकंड। इन दोनों की वजह से कंबाइंड चेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चेंज फर्स्ट की वजह से था और ये चेंज सेकंड की वजह से। यू कांट सेपरेट, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। और जब आप सेपरेट नहीं कर पाओगे तो आप ये नहीं बता पाओगे ये जो चेंजेस है उसमें ज्यादा कॉज किसका है, इसका है या इसका ज्यादा कॉज है। और जब आप नहीं बता पाओगे रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंड के बीच में, तो बेटा फिर किस बात की इंटरनल वैलिडिटी। तो इसका मतलब है हम क्या नहीं कर पा रहे? वी कैन नॉट सेपरेट, we cannot separate the effect of both variable। जो दोनों वेरिएबल हैं उनके असर को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे कि ये इसकी वजह से हुआ है और ये इसकी वजह से हुआ है। जब आप सेपरेट नहीं कर पाते हो तो फिर बेटा वो इंटरनल वैलिडेट भी नहीं होता है। आई होप समझ में आ रहा है आपने। और बताइए सर, एक्सपेरिमेंटल बायस, एक्सपेरिमेंटल बायस, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जैसे मैं रिसर्चर हूं, मैं ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अगर मैं ही बायस हो गया तो बेटा फिर रिजल्ट भी खराब ही आएगा। सपोज करो एक स्टूडेंट आपका फेवरेट है और एक स्टूडेंट आपको जिस आपका फेवरेट नहीं है, आप उसे पसंद नहीं कर रहे, नॉट लाइक। दोनों ये चीज देखना चाहते, दोनों एक चीज देखना चाहते हैं, क्या? ये देखना चाहता है प्ले का इफेक्ट किस पर? पेन पर। और ये देखना चाहता है म्यूजिक का असर पेन पर। एक देख रहा है प्ले का असर पेन पर और एक प्ले थेरेपी का असर, और एक देख रहा है म्यूजिक थेरेपी का असर पेन पर। एक आपका फेवरेट और एक आपको फेवरेट नहीं है। तो आप बिना इंटेंशन के भी, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, फिर भी आप इस बच्चे का फेवर करोगे और ये बताने की कोशिश करोगे कि के म्यूजिक जो है वो ज्यादा बेटर असर डालता है पेन के ऊपर, पेन को कम करने के लिए, कंपेयर देन टू म्यूजिक। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपने रिसर्च के रिजल्ट को बिगाड़ दिया, और आपने बिगाड़ दिया मतलब आपका टूल वैलिड नहीं रहा। और आपका टूल वैलिड नहीं रहा, इसका रीजन क्या रहा? एक्सपेरिमेंटर बायस, कि वो ना चाहते हुए भी क्या हो गया? बायस। और कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, विदाउट एनी इंटेंशन, कोई जानबूझ के नहीं होता, विदाउट एनी इंटेंशन। क्योंकि बेटा जो फेवरेट है ना वो फेवरेट ही रहता है, उसके लिए मन में अलग सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ये बात सच है। समझ में आ रहा है? तो हम बिहेव डिफरेंट करते हैं, उसके लिए हमारा बिहेव अलग तरीके से, इसके लिए हमारा बिहेव अलग तरीके से होता है। तो इसे कहते हैं बच्चे क्या होना? एक्सपेरिमेंटर बायस। बात समझ में आई? ये सारे थ्रेड बेटा हमने पढ़े हैं वो किसके थे? आंसर है इंटरनल वैलिडिटी के लिए। बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, 5वें नंबर की वैलिडिटी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के बाद बेटा क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब सर एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है वो बता दो एक बार। तो मैं एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है वो समझाता हूं, सुनो। पहले मैं बोल देता हूं, सुनो। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ एन स्टडी कैन बी जर्नलाइज्ड टू द वर्ल्ड। आपके स्टडी के रिजल्ट को किस लेवल तक सब पर अप्लाई किया जा सकता है, किस लेवल तक सब पर अप्लाई किया जा सकता है, इस रिजल्ट को जो आप सब पर क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो, अपने रिजल्ट को जर्नलाइज कर रहे हो,
जितना ज्यादा एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी उतना ज्यादा जनरलाइज होगा, जितना कम इंटरनल वैलिडिटी होगी उतना कम जनरलाइज होगा। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी ये बताता है कि आपके स्टडी के रिजल्ट को, आपके टूल के रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी पुअर है तो रिजल्ट जनरलाइज नहीं हो सकता, और जब एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी है तो रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट to which the result of study can be generalized। तो आप ये तो लिख ही लीजिए कि आप एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द extent to which the results of study result of the study can be generalized, यानी ये बताता है कि आपकी स्टडी का जो रिजल्ट है उसे किस हद तक आप क्या कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। ये कौन बताता है? आंसर है एक्सटर्नल वैलिडिटी। समझ में आ रहा है? अब चाहे वो जनरलाइज क्या हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। जनरलाइज का मतलब है जनरलाइज इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सेटिंग, डिफरेंट टाइम, बट इट शुड बी जनरलाइज। तो आपने कहा जनरलाइज इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सैंपल, डिफरेंट सेटिंग। तो इन चीजों के बेस पर आप ये बता सकते हो कि एक्सटर्नल वैलिडिटी अगर अच्छी है तो इसे कहीं भी अप्लाई करके देखो, वो अप्लाई हो जाता है। क्या? रिजल्ट किसका? स्टडी का। अगर वो इंटरनल वैलिडेट है, एक्सटर्नल वैलिडेट है तो। समझ में आ रहा? अब इसके भी बेटा कुछ थ्रेड्स होते हैं, तो इसके कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा हेडिंग है थ्रेड्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, थ्रेड्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्लियर? तो पहला है बच्चे कौन सा? एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। एप्टीट्यूड इंटरेक्शन, ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। देखो, the sample might have some feature that may interact with an independent variable causing the limit generativity। समझ में आ? जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूं, वो समझो आप। आपको साइकोथेरेपी में कंपैरिजन करना है, साइकोथेरेपी में कंपैरिजन करना है, और आपको साइकोथेरेपी देनी है क्रिमिनल्स को। समझ में आया? चलो क्रिमिनल्स को देनी है। क्रिमिनल्स की भी रेंज होती है। एक तो होते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल, जो कुछ भी हो जाए वो तो इतने पक्के मजबूत प्रोफेशनल क्रिमिनल। एक होते हैं छोटे मोटे क्रिमिनल, मतलब बहुत डिप्रेस रहते हैं बेचारे, गलती कर दी या फंस गए, अब यहां से निकलना चाहते हैं। क्रिमिनल की भी वैरायटी है। अब आप ये देखो कि हर क्रिमिनल का एप्टीट्यूड अलग अलग है। समझ में आ रहा है? ट्रीटमेंट सेम है, एप्टीट्यूड अलग अलग है, ट्रीटमेंट सेम सेम है। तो आप ये कहो कि मैं दोनों को, एक तो एक तरफ है कौन से क्रिमिनल है? हार्डकोर क्रिमिनल। कौन है बेटा? हार्डकोर, समझते हो ना, बिल्कुल पक्के मजबूत। और एक तरफ है डिप्रेस्ड क्रिमिनल, जो बेचारे गलती करके पछता रहे हैं। आप दोनों को बेटा क्या दे रहे हो? साइकोथेरेपी। आप दोनों को क्या दे रहे हो? साइकोथेरेपी, इलाज के लिए।
तो एक बात आप इस बात समझ के चलो कि दोनों पर असर अलग अलग आएगा, और फिर आप ये नहीं कह सकते कि हर क्रिमिनल पर इसका असर सेम आएगा, इसलिए हर क्रिमिनल को यही साइकोथेरेपी दी जानी चाहिए। अगर आप ये बात बोल रहे हो तो आप अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हो, और आप ये नहीं कह रहे क्योंकि हर इंसान पर, हर प्रकार के क्रिमिनल पर इनका असर अलग तरीके से होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल के ऊपर साइकोथेरेपी का यूज किया जाना चाहिए, वो इफेक्टिव होता है। नहीं, कुछ पर इफेक्टिव होता है, कुछ पर इफेक्टिव नहीं होता है। तो क्या आप इसके रिजल्ट को जनरलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन भी एक्सटर्नल वैलिडिटी के रिजल्ट को प्रभावित करता है। याद रखना ये बात। तो आपने कहा कि साइकोथेरेपी मैंने दी, बोथ ग्रुप हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड फॉर साइकोथेरेपी। इसका मतलब इसके रिजल्ट को जर्नलाइज नहीं किया जा सकता, नो जर्नलाइजेशन। तो इसका मतलब ये रोक रहा है जर्नलाइज होने से, और जो जर्नलाइज होने से रोकता है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी का थ्रेट होता है। किसका थ्रेट होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी का थ्रेट होता है। बात समझ में आई? आपने कहा ठीक है सर, और बताओ और क्या कहें इसके अलावा। सेकंड है सिचुएशंस। सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप उसके रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। आपने कहा जैसे ऑल द सिचुएशनल फैक्टर, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट कंडीशन, लाइट, नॉइज, लोकेशन, एक्सपेरिमेंटर, टाइमिंग, स्कोप, डिग्री ऑफ मेजरमेंट एटसेट्रा, दे में लिमिट जनरलाइजेशन। आपने सैंपल लिया है, आपने जो सैंपल लिया है उस सैंपल में ऐसी उस आप उसे क्या दे रहे हो? कोई एक्स ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो ट्रीटमेंट से क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। ये बात आप जानते हो। पर हर सैंपल, आप समझो, हर सैंपल की लोकेशन सेम नहीं हो सकती, हर सैंपल की कंडीशन सेम नहीं हो सकती, हर सैंपल का जो एनवायरमेंट है वो सेम नहीं हो सकता। तो मतलब बेटा ये है कि जब ये ट्रीटमेंट आप आज दे रहे हो उसका ये रिजल्ट आ रहा है, जब इस ट्रीटमेंट को अलग लोकेशन पे दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, अलग कंडीशन में दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, अलग एनवायरमेंट में दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट अलग आएगा। जब रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, जब रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं बच्चे, डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि फिर आप इसके रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर पाओगे। जनरलाइज तब किया जाता है जब रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं। तो डिफरेंट आएंगे बेटा रिजल्ट, तो आप इसे क्या नहीं कर पाओगे? नो जनरलाइजेशन। तो यानी सिचुएशन भी जनरलाइज होने से रोकती हैं रिजल्ट को, और वो सिचुएशंस क्या हो जाती हैं? थ्रेट्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। इसके बाद बताइए सर, प्री टेस्ट इफेक्ट कौन सा है? प्री टेस्ट इफेक्ट। प्री टेस्ट इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। When the cause effect relationship, independent or dependent relationship can only found out after the pretest are carried, then also tends to, आपने कहा मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं, बहुत आसान है। आप थोड़े ओवर स्मार्ट टाइप के रिसर्चर हो। आपने क्या किया है? आपने प्री टेस्ट के रिजल्ट को ही क्या मान दिया है? मेन रिजल्ट बोल दिया। गलत है, आपको पहले पोस्ट टेस्ट भी लेना चाहिए था। आप प्री टेस्ट के रिजल्ट को रिजल्ट बोल दोगे तो इसका मतलब है क्या ये रिजल्ट वैलिड है? नहीं है। क्या इस रिजल्ट को सब पर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब प्री टेस्ट का जो रिजल्ट है, तो व्हेन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन ओनली बी फाउंड आफ्टर द प्री टेस्ट, द रिजल्ट इज नॉट वैलिड। क्लियर है? तो आपने कहा व्हेन कॉज का मतलब
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हेन कॉज इफेक्ट relationship established after pre-test result, आफ्टर प्री टेस्ट रिजल्ट। जब कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप का आपने जो सत्यापन है, जो प्रूफ है, वो प्री टेस्ट के बाद ही कर दिया, और प्री टेस्ट के रिजल्ट को आप क्या करना चाहते हो? जर्नलाइज्ड। क्या करना चाहते हो? जर्नलाइज। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसी रिजल्ट को जर्नलाइज करो जो प्री टेस्ट के बाद पोस्ट टेस्ट का आया है। समझ में आ रहा है? तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का अगर आप करोगे तो फिर वो रिजल्ट जनरलाइज नहीं होगा, और जब वो जनरलाइज नहीं होगा तो आप ये कह सकते हो नो एक्सटर्नल वैलिडेट। वो टूल एक्सटर्नल वैलिडेट नहीं है, क्योंकि जब तक जनरलाइजेशन नहीं होगा टूल वैलिडेट नहीं होगा। कौन सा? एक्सटर्नल। आपने कहा और बताओ सर। फोर्थ बेटा पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। पोस्ट टेस्ट रिजल्ट ये भी देखो आप कैसे, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट या इफेक्ट। When cause effect relationship can only be explored after the post test are carried, this can also be cause for limiting the generalization। तो आपने कहा कि cause effect relationship में पोस्ट टेस्ट का, आपने पोस्ट टेस्ट किया, उसका जो रिजल्ट आया, आपने उस रिजल्ट को क्या किया? जर्नलाइज। और जर्नलाइज करोगे तो भी आप जानते हो कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि आप जो पोस्ट टेस्ट करके रिजल्ट डाल रहे हो, आपने प्री टेस्ट नहीं लिया, आपने ओनली क्या लिया है? पोस्ट टेस्ट। आपके जब आए थे आपके पास, आपने जो टेस्ट लिया आपने सीधा पढ़ा दिया उनको। मैं समझाता हूं, देखो आप सैंपल को लेके आए, सैंपल को आपको क्या चेक करनी है? नॉलेज। और क्या चेक करनी है? टीचिंग इफेक्टिवनेस। समझना बेटा, क्या चेक करनी है? टीचिंग इफेक्टिवनेस। नॉलेज चेक करनी है, टीचिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी है। किसके बारे में? HIV के बारे में। ये आपका मोल क्या था? गोल था। अब सैंपल आप लिए और सैंपल के बाद सीधा आपने इन्हें क्या दे दी? टीचिंग ऑफ HIV। क्या दे दी? HIV। और फिर आपने क्या लिया? इसका पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट तो आप छोड़ दिए। अब इनके रिजल्ट आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, 28 मार्क्स आ रहे हैं, आउट ऑफ 30। 30 में से इतने नंबर आ रहे हैं इनको। 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, 28 आ रहा है। तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ? क्योंकि आपने प्री टेस्ट तो लिया ही नहीं है, आपने ओनली क्या लिया है? पोस्ट टेस्ट। और पोस्ट टेस्ट आपने लिया है तो बेटा फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो तो रिजल्ट क्या आ रहा है? खराब। तो पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट के बेस को आप जनरलाइज करोगे तो भी क्या होगा? तो भी बच्चे वो रिजल्ट में गलत बताएगा, इसलिए वो क्या कहेंगे? उस रिजल्ट को भी जनरलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बच्चे? एक लास्ट थ्रेट और है, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज द रोजनथल इफेक्ट। कौन सा बेटा? रोजनथल इफेक्ट। रोजनथल इफेक्ट। क्लियर है? अब रोजनथल इफेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पेजमेलियन इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चे इसको? पेजमेलियन। पेजमेलियन थ्रेट भी कहा जाता है। आपने कहा ठीक है। पेजमेलियन इफेक्ट क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था, जो मूर्ति के स्केपल बनाते हैं ना, वो था। एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था। इसने एक मूर्ति बनाई, और वो मूर्ति बहुत अच्छी बनी, बहुत सुंदर बनी। समझना आप क्या मतलब है इसका? वो बहुत सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी कि इसने
कल्पना की कि अगर मेरी बीवी होगी तो वो ऐसी होनी चाहिए जो ये मूर्ति है। तो उसने ये सब पर अप्लाई करके देखा अपने रिजल्ट को, ऐसी कोई औरत फीमेल मिले जो बिल्कुल ऐसी मूर्ति की जैसी हो जिससे मैं शादी कर सकूं, और वो उसे कभी नहीं मिली। तो इसमें हुआ क्या है? इट हैपन्स व्हेन द एक्सपेरिमेंटर और रिसर्चर अनकॉन्शियसली पुट ग्रेटर एक्सपेक्टेशन और एक्स्ट्रा केयर टू द पार्टिसिपेंट। आप जो सैंपल देख रहे हो बीवी बनने के लिए, आप उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इट हैपन्स व्हेन द एक्सपेरिमेंटर अनकॉन्शियसली पुट ग्रेटर एक्सपेक्टेशन और एक्स्ट्रा केयर टू द पार्टिसिपेंट्स। समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लीजिए आप। इट हैपन्स व्हेन it happens when experimenter या researcher when researcher put greater expectation put greater expectation greater expectation और extra care और extra care to the participant तो इस प्रकार के रिजल्ट को भी आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। समझ आया बच्चे? तो इसी के साथ खत्म हुई वैलिडिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने ये बताया कि टाइप्स कितने होते हैं वैलिडिटी के। इसके बाद बेटा हमने बताया आपको कि कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं इंटरनल वैलिडिटी के और कौन से थ्रेट्स होते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी के। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।